गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का सेकेंड पार्ट, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। इसमें हम सबसे पहले देखो क्या कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के अंदर। सबसे पहले हम कर रहे हैं एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये क्या दिया हुआ है देखिए, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे। इस पे हेडिंग लगाना है स्टार लगा के, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट पाथवे क्या होता है, देखो इसके अंदर क्या दिखाया गया है कि वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है, चैप्टर के नाम से आपको पता चल रहा है बेटा, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट है। मीन्स क्या है, वाटर है, मिनरल्स है, उनका ट्रांसपोर्ट प्लांट के अंदर कैसे होता है। ठीक है, वो चीज यहाँ पे दिखाई गई है। तो यहाँ पे देखो क्या दिखा रखा है कि पानी किस तरीके से मूव करेगा। सबसे पहले वाटर कहाँ पे जाता है, एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस से कहाँ पे जाता है, कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स से कहाँ पे जाता है, एंडोडर्मिस में। एंडोडर्मिस से वाटर कहाँ जाता है, पेरीसाइकल में। और पेरीसाइकल से कहाँ जाता है, जाइलम टिश्यू में। और जाइलम टिश्यू है वो वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है क्योंकि आप लोगों से सीक्वेंस पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट में, वो हमें देखना है। ठीक है, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट के अंदर डिफरेंस को कैसे देखेंगे, यहाँ पे देखो क्या दिखा रखा है। सिम्प्लास्ट आपको ऐसे, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट, पहले देखो सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट को कैसे याद रखना है, सिंपल वे। सिम्प्लास्ट के सामने लिख लो, सिम्प्लास्ट के सामने लिख लीजिए सिंपल वे। क्या लिख लेंगे, सिंपल वे। ओके, सिम्प्लास्ट के सामने हम लिख लेंगे सिंपल वे। और सिंपल वे के अंदर यहाँ पे वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा। यहाँ पे वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है वो सिंपल वे के अंदर होगा। सिंपल वे का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे सिंपल वे का मतलब है कि वाटर, जैसे ये रूट है बेटा, ये प्लांट है, मान लो प्लांट की ये रूट है, तो रूट में जो सबसे बाहर वाली लेयर है ना उसे एपिडर्मिस बोलते हैं। तो वाटर, अब ये वाला जो सीधा सीधा रास्ता है ये क्या है, सिम्प्लास्ट है। सिम्प्लास्ट में आप क्या कहोगे, वाटर है वो एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स में जाता है। यहां से ये जो स्पेस है, ये जो गैप है, इन्हें बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। ये आपको याद रखना है कि प्लांट्स के अंदर हर एक सेल दूसरी सेल से कनेक्ट रहती है, किसके थ्रू, प्लाज्मोडेस्मेटा के। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स में पानी आएगा। कॉर्टेक्स से, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स में किसके थ्रू आ रहा है बेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू। कॉर्टेक्स से वाटर किस में आएगा, एंडोडर्मिस में। किसके थ्रू आ रहा है, प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू। एंडोडर्मिस से वाटर किस में जा रहा है, पेरीसाइकल में जा रहा है। किसके थ्रू जा रहा है, प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू। और पेरीसाइकल से कहां पे जा रहा है, जाइलम। यानी ये वाटर जो ये एरो दिखा रहे हैं, ये जो सिंपल मतलब सीधा 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 जो रास्ता है, ये है सिम्प्लास्ट पाथवे। ये क्या है, सिम्प्लास्ट पाथवे है। जब हम क्या कहेंगे, सीधा सीधा प्लांट के अंदर वाटर मूव कर रहा है। अब है एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे के अंदर क्या होता है, देखो एपोप्लास्ट पाथवे है वो सीधा नहीं होगा, ये कहां से होगा, देखो यहां से, इस तरीके से ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। सेल के अंदर नहीं जाता, ठीक है, सेल के अंदर नहीं जाता, बाहर बाहर क्या है, वाटर मूव कर रहा है। किसके अंदर मूव कर रहा है, यहाँ पे अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है ये तो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ये वाली क्या है, सेल वॉल है। दोनों का नाम मैं लिख रही हूं, देखो ये वाली है सेल वॉल और ये वाली है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहां से देखो इधर से ट्रांसपोर्ट हो रहा है वाटर का, ये वाटर बाहर बाहर से जा रहा है, सेल के अंदर नहीं एंटर कर रहा। तो इस वाले
ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं, एपोप्लास्ट पाथवे। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी, देखिए क्या, कि एपोप्लास्ट पाथवे के अंदर एपिडर्मिस में भी यहां से पानी आ जाएगा, कॉर्टेक्स में भी आ जाएगा, लेकिन एंडोडर्मिस में यहां पे क्या लगा हुआ है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या होता है, सुबेरीन का डिपोजिशन होता है। क्या होता है, सुबेरीन का डिपोजिशन होता है। इसका मतलब क्या है, एंडोडर्मिस के अंदर सुबेरीन जमा हुआ होता है। एंडोडर्मिस में क्या जमा हुआ है, सुबेरीन जमा हुआ है, और सुबेरीन जमे होने की वजह से, सुबेरीन के डिपोजिशन की वजह से वाटर वहां से मूव नहीं कर पाता और वो अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही है बेटा? वाटर यहाँ पे अगर आपसे ये पूछे कि किस में से जाता है, सेल मेम्ब्रेन में से कि सेल वॉल में से, तो क्या बोलोगे, सेल मेम्ब्रेन में से जाता है, क्योंकि सेल वॉल तो डेड होती है और डेड में से वाटर मूव नहीं कर पाता। ठीक है, अगर वो अंदर से खोखली है, पोरस है, फिर तो वाटर मूव करेगा, अदरवाइज नहीं मूव करेगा। तो यहाँ पे पानी कहाँ से जा रहा है, सेल मेम्ब्रेन में से जा रहा है। ठीक है, सेल वॉल तो ये वाली है बेटा, और ये वाली क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन में से पानी जा रहा है। यहाँ पे आपको दिख रही है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है, क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप होने की वजह से वाटर है यहां से नहीं जा पाएगा और वो अंदर एंटर कर जाएगा। यहां से फिर क्या है, पेरिसाइकल, पेरिसाइकल से जाइलम। अब देखो आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है,
अब देखिए बेटा, इसके अंदर आपको क्या शो किया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट पाथवे का। ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट पाथवे का, वो हम देखेंगे। देखो, मैंने आपको ये बता दिया कि सिम्प्लास्ट पाथवे के अंदर क्या होता है, सिंपल वे से वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यानी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकल और फिर जाइलम। और एपोप्लास्ट पाथवे में क्या हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन में से हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन में पानी जाएगा एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में यहां पर क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप होने की वजह से पानी अंदर चला जाएगा और फिर यहां से ऐसे जाएगा। ठीक है, यहां से इस तरीके से जाएगा। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे का सीक्वेंस लिखना है। ठीक है, तो लिखो, इसके अंदर लिखो भाई, सबसे पहले लिखो एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे लिखिए। ठीक है, एपोप्लास्ट पाथवे के अंदर आप क्या लिखोगे, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेस, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू इंटरसेलुलर स्पेस, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू इंटरसेलुलर स्पेस, या फिर आप क्या कहोगे कि मूवमेंट थ्रू द एपोप्लास्ट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन। एपोप्लास्ट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देखो, एपोप्लास्ट पाथवे के अंदर ये मूवमेंट किस पे डिपेंड करती है, वाटर पोटेंशियल पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, वाटर पोटेंशियल। देखो, अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या है। वाटर पोटेंशियल का मतलब है वाटर के मॉलिक्यूल्स की पावर। वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स की पावर। ठीक है, यानी वाटर किधर से किधर मूव करेगा, अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की। देखो, जिधर वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, जिधर वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा, तो हम क्या कहेंगे कि वाटर के मॉलिक्यूल्स का पोटेंशियल ज्यादा है। तो वाटर के मॉलिक्यूल किधर मूव करेंगे, अपनी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है कि मान लो भाई सॉइल के अंदर वाटर ज्यादा है, तो वो किधर मूव करेगा, रूट्स में मूव करेगा। ठीक है, सॉइल के अंदर अगर हम क्या कहें कि ज्यादा वाटर है तो वो किधर मूव करेगा, रूट्स में मूव करेगा। एक बार फिर से इसका डायग्राम देख लो बेटा, ये डायग्राम दिखा रखा है कि रूट्स के अंदर सबसे पहले पानी कहां पे जाता है, एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स में किसके थ्रू जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। प्लांट सेल का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि प्लांट सेल्स आपस में प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कनेक्टेड रहती हैं। प्लांट सेल आपस में किसके थ्रू कनेक्टेड रहती है, ये क्या है, कनेक्शन है सेल्स के बीच में। कौन सा, प्लाज्मोडेस्माटा, जिससे क्या है, वाटर है, साइटोप्लाज्म है, कोई एक सेल से दूसरी सेल के अंदर जा सकता है। ठीक है, एंडोडर्मिस में क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होने की वजह से वाटर है वो यहां पे मूव करने की बजाय अंदर चला जाता है। तो यहाँ पे आपसे एक चीज पूछेंगे कि एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे के लिए कॉमन रास्ता होता है। एंडोडर्मिस एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे के लिए कॉमन रास्ता है, यानी कि हम ये कहें सिम्प्लास्ट में एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स में जा रहा था, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस में, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकल में और फिर जाइलम। एपोप्लास्ट के अंदर क्या होगा, बाहर से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एंडोडर्मिस में आके अंदर आ गया।
यानी एंडोडर्मिस वाला जो रास्ता है वो कॉमन है एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे के लिए, क्योंकि यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होने की वजह से पानी अंदर चला जाता है, इधर से जाने का रास्ता नहीं होता, रास्ता बंद होता है, बैरियर लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पाथवे बता रखे हैं जिनके थ्रू वाटर है वो ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, अब यहाँ पे आपको और एक डायग्राम दिखाया गया, देखो बेटा ये रहा, ये एक और डायग्राम दिखा रखा है, ये भी एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे को ही शो किया हुआ है। किसको शो किया हुआ है? एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे को। जैसे यहाँ पे देखो क्या दिखा रखा है, प्लाज्मेटिक रूट और एपोप्लास्टिक रूट। ये क्या है? एपोप्लास्टिक रूट का मतलब है एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्टिक का मतलब है सिम्प्लास्ट। तो यहाँ पे आप देखो ये रूट दिखा रखी है, ये क्या दिखा रखी है? रूट हेयर दिखा रखा है। सिम्प्लास्ट में क्या है? देखो सेल के अंदर से वाटर जा रहा है। ये यहाँ पे क्या दिखा रखा है? देखो ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, और दोनों के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है जिसे प्लाज्मोडेस्माटा बोल रहे हैं। यहां से वाटर देखो सेल के अंदर अंदर से जा रहा है, और एपोप्लास्ट पाथवे के अंदर देखो बार बार से जाएगा। ये देखो सेल के अंदर एंटर नहीं करेगा, बाहर बाहर से जाएगा। सेल के अंदर एंटर नहीं करेगा, बाहर बाहर से ही वाटर जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। बस एंडोडर्मिस में आते ही अंदर चला जाएगा, क्योंकि एंडोडर्मिस में यहाँ पे क्या लगा हुआ है? कैस्पेरियन स्ट्रिप लगा हुआ है। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ पे प्रेजेंट होती है? एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होती है। और कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या है? सुबेरीन का डिपोजिशन है। क्या है? सुबेरीन का डिपोजिशन है, जिसकी वजह से रास्ता है वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे हैं। ये क्या है? वाटर प्लांट किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं? दो तरीकों से ऑब्जर्व करते हैं, दोनों का एग्जाम्पल दे रखा है। आगे देखिए, नेक्स्ट आपको टॉपिक क्या दिया हुआ है। ये क्या दे रखा है? वाटर पोटेंशियल। हेडिंग लगाओ, वाटर पोटेंशियल। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों के कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कि प्योर वाटर है उसका वाटर पोटेंशियल कितना होता है? प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा। समझिए इस चीज को भी, ये किस तरीके से होगा। ठीक है, वाटर पोटेंशियल क्या होता है? वाटर के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, फ्री एनर्जी ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। एक पेज पे हम लिख लेते हैं वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल में लिखो फ्री एनर्जी ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। फ्री एनर्जी ऑफ water is called water potential. फ्री एनर्जी वाटर के मॉलिक्यूल्स की क्या होती है? वाटर पोटेंशियल। आप ऐसे भी कह सकते हो कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर कितनी एनर्जी होती है, वो ही क्या है? वाटर पोटेंशियल है। ठीक है, वाटर के। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, वाटर किधर से किधर मूव करता है? वाटर किधर से किधर मूव करेगा? अपनी हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। वाटर मूव फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। वाटर किधर से किधर मूव करेगा? अपनी हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। ठीक है, वाटर पोटेंशियल को किस सिंबल से लिखते हैं? वाटर पोटेंशियल को लिखते हैं इस तरीके से, फाई डब्ल्यू।
ठीक है, ये साइन होता है वाटर पोटेंशियल का, फाई डब्ल्यू। ओके, आप लोगों से देखो बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वाटर पोटेंशियल किसके इक्वल होता है? वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, इस चीज को हम समझेंगे, वाटर पोटेंशियल किसके इक्वल होता है? वाटर पोटेंशियल इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, आपको यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, वाटर पोटेंशियल इज अफेक्टेड बाय सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल से क्या अफेक्टेड होती है? अब देखो, आपको ये समझना है सोल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल क्या होते हैं। ठीक है, वाटर पोटेंशियल किसके इक्वल है? सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। देखो इन्होंने क्या बोला है, हम वाटर पोटेंशियल क्या बोलते हैं? वाटर पोटेंशियल है वाटर के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी। अब मान लो मैंने अभी इस डायग्राम के अंदर आपको क्या दिखाया है कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जीरो होता है। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जीरो होने का मतलब क्या है? उसके अंदर सोल्यूट नहीं है। सोल्यूट नहीं है तो वो भी प्रेशर नहीं लगाएंगे। ठीक है, यानी उनका कोई प्रेशर ही नहीं होगा, ना वाटर के मॉलिक्यूल का प्रेशर होगा, ना सोल्यूट का कोई प्रेशर होगा। तो हम क्या कहेंगे कि वाटर पोटेंशियल है वो प्योर वाटर का जीरो होता है, वो किधर भी मूव नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इधर वाटर भरा हुआ है, सिर्फ वाटर है, प्योर वाटर है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है इसके अंदर सोल्यूट भरा हुआ है। ठीक है, क्या भरा हुआ है? सोल्यूट। तो आपको एक याद रखना है कि जैसे जैसे, अब देखो वाटर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई? जीरो हुई। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? जीरो, क्योंकि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जीरो है, इसका मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकता आंसर, 1 2 3 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जीरो है। तो अगर हम अब पानी के अंदर सोल्यूट मिलाएंगे, धीरे धीरे हम उसके अंदर कुछ मिला रहे हैं, तो वो वैल्यू क्या है? नेगेटिव में जाएगी। वैल्यू किस में जाएगी? नेगेटिव में जाएगी। तो इन्होंने क्या बोला है कि अगर हम पानी के अंदर कोई सोल्यूट मिक्स कर रहे हैं तो वाटर पोटेंशियल है वो नेगेटिव होता जाएगा। वाटर पोटेंशियल क्या है? नेगेटिव होता जाएगा। आपको ये चीज याद रखनी है कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जीरो होता है। ठीक है, यानी उसके अंदर कोई सोल्यूट नहीं है, कोई वो प्रेशर कुछ नहीं लगाएगा। ठीक है, जैसा है अपना वैसा ही रहेगा। अब हम क्या कहेंगे कि एक तरफ हमने क्या है, पानी के अंदर सोल्यूट डाल दिया। सोल्यूट डालेंगे तो भाई इसका जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव में आता जाएगा, यानी कम होता जाएगा पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू जीरो है, तो अगर वो कम हो रहा है तो वो नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, 1 2 3 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो जीरो से ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा तो वैल्यू हो ही नहीं सकती, वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है जो आप लोगों की क्वेश्चन आता है। अब देखिए नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है? इम्बाइबिशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन क्या होता है? देखो इम्बाइबिशन का मतलब क्या होता है? इसके ना एग्जाम्पल आप लोगों से पूछे जाते हैं। जैसे हम लोगों ने ये देखा है कि बारिश के दिनों में गेट है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, और अजीब सी आवाज करने लग जाएगा, बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है। या फिर हम क्या कहें, जो सीड का जर्मिनेशन होता है, सीड का क्या होता है? जर्मिनेशन होता है, उसे भी हम क्या बोलते हैं? इम्बाइबिशन। भी कोई भी ड्राई चीज है वो वाटर को ऑब्जर्व करके अपनी वॉल्यूम को इंक्रीज कर ले। कोई भी ड्राई चीज है वो वाटर को ऑब्जर्व करके अपनी वॉल्यूम को इंक्रीज कर ले, तो उसे बोलते हैं इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन के अंदर क्या होता है? एडजप्शन होता है। अब्जर्प्शन नहीं होता, क्या होता है? एडजप्शन। एडजप्शन का मतलब क्या है कि जो, जैसे मान लो हम एग्जांपल लें, देखो अब्जर्प्शन और एडजप्शन में डिफरेंस देखो। अब्जर्प्शन और एडजप्शन,
में डिफरेंस क्या है? इम्बाइबिशन में एडजॉर्प्शन होता है। एडजॉर्प्शन का मतलब क्या है? जैसे ये लकड़ी का टुकड़ा है, मान लो ये लकड़ी का टुकड़ा है, ये क्या है? वुड है, और वाटर के मॉलिक्यूल है इसकी सरफेस के ऊपर जाके चिपक जाए, वाटर मॉलिक्यूल्स। जैसे आप लोगों ने ये देखा है ना, बारिश के दिनों के अंदर क्या होता है, हमारे गेट फूल जाते हैं, और फिर क्या है, गेट फूल जाएंगे तो फिर उनमें क्या है, वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम आएगा वापस नॉर्मल हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, उनमें एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर के मॉलिक्यूल लकड़ी की सरफेस के ऊपर चिपके होते हैं, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, जैसे ही अच्छा मौसम आएगा वाटर के मॉलिक्यूल उड़ जाएंगे, वो वापस वैसे हो जाएगा। अब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, अब्जॉर्प्शन के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स अंदर तक चले जाते हैं। अब्जॉर्प्शन में क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल अंदर तक चले जाते हैं, ठीक है। तो इम्बाइबिशन के अंदर क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है, वॉल्यूम ऑफ इम्बाइबेंट बेंट इंक्रीज, और वॉल्यूम ऑफ इम्बाइबेंट इंक्रीज। इम्बाइबेंट का मतलब समझते हो, भी जो सब्सटेंस वाटर को ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे लकड़ी यहाँ पे इम्बाइबेंट है, ठीक है, लकड़ी यहाँ पे क्या है, इम्बाइबेंट, और इसका एग्जांपल क्या है, ड्राई सीड्स, ड्राई वुड, ड्राई सीड, इम्बाइबिशन का एग्जांपल यहाँ पे लिख लो, ड्राई सीड, ड्राई वुड, ये किसका एग्जांपल है, इम्बाइबिशन का एग्जांपल है, ड्राई सीड, ड्राई वुड। अब इम्बाइबिशन का कुछ फैक्ट है, इसमें इम्बाइबिशन है, ये पूछा जाता है, जैसे अगार अगार जेल है ना, उसका सबसे ज्यादा इम्बाइबिशन होता है, यानी उसके ऊपर वाटर है, वो वाटर को कैरी कर सकता है और उसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। लिख लो भाई, यहाँ पे एक चीज लिखो कि क्या लिखोगे, अगार अगार है उसकी इम्बाइबिशन सबसे ज्यादा होती है, अगार अगार। अगार अगार क्या होती है, एक जेल है जिसे अगारोज जेल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अगारोज जेल, इसका इम्बाइबिशन सबसे ज्यादा होता है। पैक्टीन, स्टार्च, ग्लूकोज, पैक्टीन का उससे कम, स्टार्च का उससे कम, और सेलुलोज का सबसे कम, ठीक है। ये क्वेश्चन आता होता है, इसीलिए आप कहोगे भी इन चारों में ही क्यों किया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, इम्बाइबिशन दिखा रखा है, यानी इसकी वॉल्यूम सबसे ज्यादा इंक्रीज होती है, वाटर इसकी सरफेस के ऊपर चिपक जाता है, पैक्टीन की उससे कम, स्टार्च की उससे कम, सेलुलोज की उससे कम, सारे किसमें प्रेजेंट है, प्लांट्स की कैटेगरी में ही आते हैं, सारे किसमें आते हैं, प्लांट की कैटेगरी में ही आते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, एक तो हमें करना है ऑस्मोटिक प्रेशर और एक करना है डीपीडी। डीपीडी क्या होती है, सबसे पहले तो ये देखेंगे हम, डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डीपीडी डिफ्यूजन, सीधी इसकी है ना फुल फॉर्म भी आई हुई है आप लोगों के एग्जाम में, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या है, डीपीडी, ओके। डीपीडी क्या होता है, आपको कैसे याद रखना है, डिमांड, डिमांड ऑफ वाटर, ठीक है, डीपीडी क्या है, डिमांड ऑफ वाटर। डिमांड ऑफ वाटर देखो क्या है, आप क्या कहोगे, जिस सेल का डीपीडी जितना ज्यादा है, पानी उसको उतना ही क्या चाहिए, बोलो भाई, कम के ज्यादा। डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट क्या है, आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में लिख सकते हो, डिमांड ऑफ वाटर।
डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट का मतलब क्या है, नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर हम क्या कहेंगे, डिमांड ऑफ वाटर। वाटर किधर से किधर मूव करेगा, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, ये चीज याद रखो। वाटर किधर से किधर मूव करेगा, वाटर मूव फ्रॉम लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। बात समझ आ रही है? जिसका जितना कम डीपीडी है उसका मतलब उसके पास उतना ही ज्यादा पानी है, ठीक है। और जिसका जितना हाई डीपीडी है इसका मतलब उसके पास उतना कम पानी है। डीपीडी का मतलब क्या है, डिमांड ऑफ वाटर, यानी कि जिसका हाई डीपीडी है उसकी वाटर की डिमांड ज्यादा है। हाई डीपीडी का मतलब क्या है, वाटर की डिमांड ज्यादा है, मतलब उसको पानी ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो वाटर किधर से किधर मूव करेगा, लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ मूव करता है, ठीक है। अब जैसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक फ्री सॉल्यूशन है, फ्री सॉल्यूशन का मतलब जग में कोई पानी है, मटके के अंदर कोई पानी है, तो उसके लिए डीपीडी की वैल्यू क्या होती है। तो फ्री सॉल्यूशन के लिए, फ्री सॉल्यूशन के लिए डीपीडी इज इक्वल टू ओपी होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो यहाँ पे अब आप ये कहोगे कि ये आपने ओपी क्यों लिखा, क्योंकि डीपीडी का फॉर्मूला क्या होता है, ओपी माइनस टीपी, ठीक है। डीपीडी का फॉर्मूला क्या होता है, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। ऑस्मोटिक प्रेशर में से टर्गर प्रेशर को हमें क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। अब फ्री टर्गर प्रेशर क्या होता है, टर्गर प्रेशर, कोई सेल है, ये मान लो कोई सेल है, उसके अंदर पानी भर गया, पानी भर गया, ठीक है। पानी भरने के बाद जब ये सेल फूल जाती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, टर्जिड बोलते हैं। मान लो इसके अंदर पानी भर गया और ये स्वेलअप होगी, ये स्वेलअप होगी, तो स्वेलअप सेल को हम क्या बोलेंगे, स्वेलअप सेल को बोलेंगे टर्जिड सेल, क्या बोलेंगे, टर्जिड सेल बोलेंगे, ठीक है। अब टर्जिड सेल है वो क्या है, फट ना जाए तो पानी, ये क्या है, अंदर की तरफ प्रेशर लगाते हैं, मतलब इसे वॉल प्रेशर भी कहते हैं। इसकी जो ये वॉल है ना, ये अंदर की तरफ प्रेशर लगाती है, अंदर की तरफ क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है, ताकि सेल है वो फट ना जाए। तो ये वॉल है जो अंदर की तरफ प्रेशर लगाती है, उसे बोलते हैं टर्गर प्रेशर भी, ताकि वो फूली रहे और फटे ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, टर्गर प्रेशर, ठीक है। टर्गर प्रेशर है, आप उसे वॉल प्रेशर भी बोल सकते हो। टर्गर प्रेशर को आप क्या कह सकते हो, वॉल प्रेशर भी कह सकते हो, याद रखना। टर्गर प्रेशर को हम क्या कह सकते हैं, वॉल प्रेशर भी कह सकते हैं। अब देखो डीपीडी क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर समझ में आ गया, अब ऑस्मोटिक प्रेशर भी पढ़ लो। टर्गर प्रेशर क्या है, बाहर से वॉल प्रेशर लगा रही है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोसिस टर्म है ना बेटा, ऑस्मोसिस टर्म है वो हमेशा वाटर के लिए यूज की जाती है, ठीक है। ऑस्मोसिस टर्म है वो हमेशा किसके लिए यूज की जाती है, वाटर के लिए ये टर्म यूज की जाती है। तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ, मतलब यहाँ पे जो पानी भरा हुआ है वो भी बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो पानी भरा हुआ है वो बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगा, और ये जो फूली हुई सेल है ये अंदर की तरफ प्रेशर लगाती है, ओके। तो हम क्या कहेंगे, वाटर की डिमांड क्या है कि ऑस्मोटिक प्रेशर में से टर्गर प्रेशर को माइनस कर दो, तो वो हमारी क्या है, वाटर की डिमांड है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ कि वाटर के मॉलिक्यूल्स का जो प्रेशर है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। और बाहर से जो सेल है वो फट ना जाए तो वो बाहर से अंदर की ओर प्रेशर लगाती है उसकी वॉल, तो उसे बोलते हैं टर्गर प्रेशर या वॉल प्रेशर बोलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर और लिख लो बेटा। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या लिखोगे, ए प्रेशर डेवलप बाय सॉल्यूशन,
ए प्रेशर डेवलप बाय सॉल्यूशन। ठीक है, अंदर जो सॉल्यूशन भरा हुआ है वो जो प्रेशर लगा रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर है वो एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं, ये भी आप कह सकते हो। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर क्या है, एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर का आप लोगों को अगर फॉर्मूला पूछा जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर का अगर क्या पूछा जाए, फॉर्मूला। बेटा पीडीएफ तो सेंड हो ही रही है, हर क्लास की हो रही है बच्चे, बाई चांस कोई रह जाती है। जो मैंने एक क्लास है शायद घर पे ली थी, उसका पीडीएफ रह गया था बेटा, क्योंकि घर पे मेरे पास कंप्यूटर तो है नहीं, है ना, तो उसका पीडीएफ रह गया था। तो उसके लिए मैंने फिर आपको चैप्टर्स के पीडीएफ भेज दिए थे ग्रुप में, मिनरल न्यूट्रिशन और उसके ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट, 2 क्लासेस ली हैं शायद मैंने घर पे, तो उनके पीडीएफ मैंने भेज दिए थे। बाकी यहाँ पे तो जो होता है वो सारा सेव है और सारा आपको भेजा जाता है, सारा सेव है और सारा आपको भेजा जाता है, आज वाला भी भेजा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको वो किस पे डिपेंड करता है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है, लिख सकते हो आप, ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर है वो प्योर वाटर का क्या होता है बेटा, 0 होता है, वाटर पोटेंशियल भी 0 होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, 0 होता है, याद रखना। ऑस्मोटिक प्रेशर किससे मेजर किया जाता है, ओस्मोमीटर से। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर किससे मेजर किया जाता है, मेजर बाय ओस्मोमीटर। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सेल इज मेजर बाय प्लाज्मोलाइटिक मेथड। ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हम सेल का पता लगाना चाहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर हम किसका पता लगा सकते हैं, किसका लगाना चाहते हैं, सेल का, तो किस मेथड से, प्लाज्मोलाइटिक मेथड। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है कि हमने किसी सेल को अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा तो उसका जितना भी प्लाज्मा है वो श्रिंक हो जाता है, यानी सारा पानी बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस जो सेल का होगा उसमें से कितना पानी बाहर आ रहा है, ठीक है, वही उसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, यानी पानी के बाहर निकलने के प्रोसेस से हम पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर इतना पानी है, इतना वो प्रेशर लगा रहा है, तो वही उसका क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। सेल लिविंग होती है ना, ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस है वो सिर्फ लिविंग सेल के ऊपर ही काम करता है, अभी उसको हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो उसका प्लाज्मा श्रिंक हो जाए, ठीक है, तो वो कहां पे होता है, लिविंग सेल के अंदर ही पॉसिबल है। अब देखो डीपीडी के ऊपर और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, डीपीडी है वो किसके इक्वल होता है, फ्री सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर के। डीपीडी है वो नॉर्मल सेल का क्या होगा, डीपीडी नॉर्मल सेल का, नॉर्मल सेल में तो वही डीपीडी का जो फॉर्मूला होता है, डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। ठीक है, ये नॉर्मल सेल के लिए होता है। अगर मान लो हम कहें कि कोई फ्लैशड सेल है, फ्लैशड सेल का मतलब क्या होता है, पिचकी हुई सेल, पिचकी हुई सेल में भी बेटा टर्गर प्रेशर या वॉल प्रेशर होगा ही नहीं, तो डीपीडी है वो किसके इक्वल होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के। यानी
फ्री सॉल्यूशन के लिए और फ्लैशड सेल, फ्लैशड सेल का मतलब क्या होता है, श्रिंक या पिचकी हुई सेल, उसमें भी टर्गर प्रेशर नहीं होगा, तो डीपीडी किसके इक्वल होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, हाँ ये देखो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर को शो किया हुआ है, ये थिसल फनल एक्सपेरिमेंट है। ऑस्मोटिक प्रेशर को शो करने का थिसल फनल एक्सपेरिमेंट है। इसके अंदर क्या दिखाया गया है बेटा, यहाँ पे पानी लिया हुआ है, यहाँ पे क्या लिया हुआ है, पानी। ये जो थिसल फनल है ना, इसको उल्टा करके पानी के अंदर रख दिया और यहाँ पे इसके मुंह पे हमने क्या लगा दी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी और इस पाइप के अंदर हमने शुगर सॉल्यूशन डाल दिया। तो ये देखो यहाँ तक लेवल है, शुगर सॉल्यूशन का लेवल है वो यहाँ तक है। अब हम क्या करेंगे, आप देखोगे वाटर किधर से किधर मूव करेगा, अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल लेवल सॉल्यूशन का ये है और फाइनल देखो ये है। तो पानी ने यहां से प्रेशर लगाया, ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया, क्योंकि अंदर शुगर का सॉल्यूशन है, वहां पे पानी कम है। पानी किधर से किधर जाएगा, अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, पानी अपना प्रेशर लगाएगा, उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, और वाटर का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ट्रांसपीरेशन पुल, ट्रांसपीरेशन पुल, ट्रांसपीरेशन पुल क्या होता है, ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। तो यहाँ पे ट्रांसपीरेशन पुल का मतलब क्या है, जब पानी यहां से उड़ेगा, देखो वाटर लॉस्ट बाय ट्रांसपीरेशन, जब यहां से वाटर का लॉस हो रहा है, जब यहां से वाटर का लॉस हो रहा है, तो वाटर किधर से किधर मूव करेगा, अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो यहाँ पे पानी कम हो रहा है, कैसे कम हो रहा है, ट्रांसपीरेशन की वजह से। तो ट्रांसपीरेशन एक पुल लगा रहा है, ट्रांसपीरेशन क्या कर रहा है, एक पुल लगा रहा है, जिसे हम बोलेंगे ट्रांसपीरेशन पुल। तो यहाँ पे क्या है, एक तो सक्कन प्रेशर लगता है, सक्कन प्रेशर का मतलब खींचा जाता है, खींचता है पानी। ठीक है, किधर से किधर, अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। दूसरा हम क्या कहेंगे कि सॉइल के अंदर, प्लांट के अंदर बहुत ही पतली पतली कैपिलरीज होती हैं, जिनके थ्रू वाटर है अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। तो सॉइल से वाटर जा रहा है रूट्स में, रूट से जा रहा है स्टेम में, स्टेम से कहां पे जा रहा है, लीफ में, क्योंकि लीफ से क्या हो रहा है, ट्रांसपीरेशन हो रहा है, और इसे ही बोलते हैं हम ट्रांसपीरेशन पुल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मास फ्लो हाइपोथेसिस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्लोएम के ट्रांसलोकेशन का है ये। ठीक है, एक मिनट बेटा चेक कर लें, अपने सारे हो गए ना डायग्राम, यस, ठीक है। देखो भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से इस चीज को हमने समझना है। ओके, बड़े ही ध्यान से इस चीज को हमने समझना है। मास फ्लो हाइपोथेसिस गिवन बाय मंच साइंटिस्ट, किसने दी थी, मंच साइंटिस्ट ने दी थी ये थ्योरी। ये क्या है, फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्ट है, वैसे तो फ्लोएम के लिए टर्म यूज की जाती है बेटा ट्रांसलोकेशन। फ्लोएम के लिए यहाँ पे लिख लो, फ्लोएम के लिए, फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट नहीं होता, फ्लोएम से क्या होता है, ट्रांसलोकेशन होता है। ट्रांसलोकेशन का मतलब फूड है वो डिफरेंट लोकेशंस में मूव करता है, फूड क्या करता है, मूव करता है डिफरेंट लोकेशंस के अंदर। अब सबसे पहले यहाँ पे जो फ्लोएम से ट्रांसलोकेशन होता है वो सोर्स टू सिंक होता है। देखो बेटा यहाँ पे सोर्स लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, सोर्स, सोर्स क्या है, लीफ सेल है, सोर्स क्या है, लीफ सेल है। सोर्स से ट्रांसपोर्ट, ट्रांसलोकेशन कहाँ पे हो रहा है, सिंक में होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, सोर्स का मतलब जहां पे फूड बन रहा है,
फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे सोर्स क्या है, लीफ है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फूड बन रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन। यहाँ पे फूड बन रहा है और फूड जाके स्टोर कहाँ पे हो रहा है, सिंक में। स्टोर कहाँ पे हो रहा है, सिंक के अंदर हो रहा है। तो जहां पे फूड बन रहा है उसे बोलेंगे सोर्स, और जहां से फूड क्या है, स्टोर हो रहा है, उसे बोलेंगे सिंक। ठीक है, सोर्स और सिंक आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे सोर्स का एग्जाम्पल है लीफ और सिंक का एग्जाम्पल क्या है, रूट। लिख लो, सोर्स का एग्जाम्पल क्या है, लीफ, और सिंक का एग्जाम्पल क्या है, रूट। ठीक है, लीफ और रूट। अब देखो यहाँ पे क्या बता रखा है, सबसे पहला स्टेप है ये मास फ्लो हाइपोथेसिस है, जो मंच ने दी थी। कब दी थी, 1930 के अंदर। पहला स्टेप क्या है, वाटर ऑब्जर्प्शन फ्रॉम नियर बाय सेल्स इंक्रीजिंग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन मीसोफिल सेल। यानी कि हम क्या कहेंगे कि वाटर ऑब्जर्व होएगा लीफ के अंदर, और लीफ में क्या है, वाटर का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अब लीफ में अगर प्रेशर इंक्रीज हो गया और यहाँ पे फूड बना है, तो ये देखो सुक्रोज इधर जा रही है, लीफ में वाटर बढ़ गया, तो वाटर की वजह से वाटर के अंदर जो सुक्रोज है, ये याद रखना है, सुक्रोज की फॉर्म में फूड स्टोर रहता है, सुक्रोज। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि फ्लोएम के अंदर जो फूड होता है वो किस फॉर्म में होता है, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, किस फॉर्म में होएगा, सुक्रोज की फॉर्म में होएगा। तो यहाँ पे वाटर का प्रेशर बढ़ गया लीफ के अंदर, तो यहाँ से सुक्रोज है वो किधर मूव कर रही है, कंपेनियन सेल में। कंपेनियन सेल से अब ये शुगर कहाँ पे जाएगी बेटा, शीव ट्यूब के अंदर जाएगी। ठीक है, शीव ट्यूब से ये शुगर है ये मूव करती हुई फिर से कंपेनियन सेल में जाएगी, कंपेनियन सेल से कहाँ पे जाएगी, रूट में जाएगी। मतलब कुल मिला के आपको ये याद रखना है कि फूड किधर से किधर मूव कर रहा है, अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। आपको एक चीज याद रखनी है कि पहले फूड लीफ से कहाँ पे जाता है, कंपेनियन सेल में, कंपेनियन सेल से कहाँ पे जाएगा, शीव ट्यूब में, शीव ट्यूब से फिर कंपेनियन सेल में, फिर रूट्स के अंदर। तो यहाँ पे पहला स्टेप है लीफ से सुक्रोज मूव करगी। सेकंड, फ्लोएम की लोडिंग हो जाएगी, फ्लोएम लोडिंग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्लोएम की लोडिंग का मतलब क्या है। लोड हो गया, लोड का मतलब बहुत सारा फूड उसके अंदर भर गया, और ट्रांसफर ऑफ ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम मीसोफिल सेल टू शीव ट्यूब। लीफ किसकी बनी होती है, मीसोफिल सेल। यानी लोडिंग होने की वजह से मीसोफिल सेल से फूड कहाँ पे जाएगा, शीव ट्यूब में जाएगा। फिर इधर से वाटर है वो जाइलम टिश्यू के अंदर आ जाएगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर। ठीक है, अब उसकी वजह से फूड है वो फिर से शीव ट्यूब से कहाँ पे जाएगा, कंपेनियन सेल में, कंपेनियन सेल से फिर कहाँ पे जाएगा, सिंक में, यानी रूट्स के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। तो ये ट्रांसलोकेशन दिखा रखी है, अभी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक फूड कैसे जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है, लीफ, लीफ से कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल से शीव ट्यूब, शीव ट्यूब से फिर कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल से फिर से रूट्स में। ठीक है, तो सोर्स क्या है, यहाँ पे लीफ है, सिंक क्या है, रूट है। और ये सारी हाइपोथेसिस है ये किसने दी थी, मंच ने दी थी। फ्लोएम का जो सैप होता है वो नेचर में कैसा होता है बेटा, एल्केलाइन होता है। फ्लोएम सैप कैसा होता है, लिख लो, फ्लोएम सैप, फ्लोएम सैप होता है एल्केलाइन। ठीक है, सैप का मतलब क्या होता है, वाटर प्लस मिनरल्स। सैप का मतलब क्या होता है, वाटर प्लस मिनरल्स। अब देखो एक एक्सपेरिमेंट होता है गर्डलिंग रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में आता है, 5 स्टार लगा लो। गर्डलिंग रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, गर्डलिंग रिंगिंग एक्सपेरिमेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है। ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि फ्लोएम इज द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। फ्लोएम इज टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर
ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ठीक है, आपसे सीधा पूछा जाता है गर्लिंग रिंगिंग एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है? ये शो करता है कि फ्लोएम है वो टिश्यू है जो रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के लिए। ठीक है भाई, तो फ्लोएम वाला हो गया है। एक दो टर्म्स और रह गई हैं बेटा, वो देख लो आप। ग्यूटेशन क्या होता है? ग्यूटेशन ये लीफ है, लीफ की बेटा सरफेस के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इन्हें तो बोलते हैं वो क्या, स्ट्रोमेटा। इन्हें क्या बोलते हैं? स्ट्रोमेटा। और लीफ की जो ये मार्जिन है ना, यहाँ पे भी पोर्स होते हैं। लीफ की जो मार्जिन है, मार्जिन पे भी पोर होते हैं, इन्हें बोलते हैं हाइडेथोड्स। आप लोगों ने देखा है बारिश क्या सर्दियों के दिनों के अंदर सुबह सुबह अगर हम ग्रास पे चलें तो वो हमें गीली दिखती है। रीजन क्या है कि जो हाइडेथोड्स हैं इनसे वाटर है वो बाहर मूव कर जाता है। ठीक है, यहाँ से पानी है वो बाहर निकल आता है, किसकी वजह से? रूट प्रेशर की वजह से। ये क्वेश्चन आता है ग्यूटेशन किसका रिजल्ट है? ग्यूटेशन किसका रिजल्ट है? रूट प्रेशर का रिजल्ट है। भी रूट प्रेशर लगा देती है बहुत ज्यादा, पानी इतना ज्यादा हो जाता है सर्दियों में, ट्रांसपीरेशन हो नहीं पाता, तो रूट का प्रेशर लगता है और प्रेशर लगने की वजह से हाइडेथोड से पानी है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, और हमें ग्रास के ऊपर दिखाई देता है। उससे हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्यूटेशन। किसके थ्रू होता है? हाइडेथोड्स के थ्रू होता है, और इस किसका रिजल्ट है? रूट प्रेशर का रिजल्ट है। एक और होता है बेटा एक्सियोडेशन या ब्लीडिंग, वो भी रूट प्रेशर का ही रिजल्ट होता है। एक और होता है एक्सियोडेशन या फिर क्या बोलते हैं उसको, ब्लीडिंग। ये भी किसका रिजल्ट है? ये भी रूट प्रेशर का ही रिजल्ट है। रूट प्रेशर ज्यादा हो जाए, ये किसका रिजल्ट है? रूट प्रेशर का रिजल्ट है। भी रूट प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए, रूट प्रेशर बहुत ज्यादा होने का मतलब क्या है? पानी है वो प्लांट के पास बहुत ज्यादा हो गया, लीफ में बहुत ज्यादा हो गया, तो रूट्स में भी बहुत ज्यादा हो गया, तो पानी प्रेशर लगाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रूट प्रेशर। रूट प्रेशर अगर ज्यादा हो जाता है तो प्लांट के अंदर कोई कट है, कोई इंजर्ड पार्ट है, तो वहां से लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है। इंजर्ड पार्ट है कोई प्लांट का, तो उससे क्या है? लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग या एक्सियोडेशन। ठीक है, रबड़ जो ऑब्टेन किया जाता है रबड़ ट्री से, ओपियम ऑब्टेन किया जाता है पेपेवर से, है ना, तो वो टोडी पाम से, ये सारे क्या है? ब्लीडिंग के एग्जाम्पल है, एक्सियोडेशन के। टोडी है वो भी लिक्विड है, साउथ इंडियंस जो पीते हैं वो भी लिक्विड की फॉर्म में निकलता है, वो ब्लीडिंग है, एक्सियोडेशन है। रबड़ निकाला जाता है रबड़ प्लांट से, लेटेक्स से प्रिपेयर किया जाता है, वो भी एक्सियोडेशन है। तो इस तरीके से ये क्या है? एक्सियोडेशन हो गया आप लोगों का। ठीक है, एक और लिख लो बेटा, वाटर मूवमेंट अप ए प्लांट। बस आपको एक लाइन ही लिखनी है, उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखना। एसेंट ऑफ सैप, आपसे ये पूछ सकते हैं एसेंट ऑफ सैप की सबसे बेस्ट थ्योरी कौन सी है? एसेंट का मतलब क्या है? मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ वाटर प्लस मिनरल्स। सैप का मतलब क्या होता है? वाटर प्लस मिनरल्स। मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। कौन सी थ्योरी से ये प्रूव होता है? ये थ्योरी है, सबसे बेस्ट थ्योरी है इसकी ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये थ्योरी किसने दी थी? डिक्सन एंड जोली ने। ठीक है, सबसे फेमस थ्योरी है ट्रांसपीरेशन पुल। अभी मैंने आप लोगों को बताया भी था ट्रांसपीरेशन पुल क्या होता है। ट्रांसपीरेशन की वजह से पुल लगता है। दी किसने थी? डिक्सन एंड जॉली ने। ये एक्सपेरिमेंट किसने शो किया था? डिक्सन एंड जॉली ने। इसको कोहेशन टेंशन थ्योरी भी बोलते हैं। इस थ्योरी को क्या बोलते हैं? कोहेशन अडहेशन थ्योरी।
कोहेशन अडहेशन थ्योरी भी बोल देते हैं। बस थ्योरी का नाम पूछते हैं और इसके अंदर है कुछ भी नहीं, ठीक है। कोहेशन अडहेशन थ्योरी भी इसको बोला जाता है। एक क्वेश्चन आता है बेटा कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को कौन रेगुलेट करता है? पोटाशियम आयन। इधर लिख लो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को रेगुलेट करते हैं कौन? पोटाशियम आयन। अब आपसे ये पूछेंगे कि पोटाशियम आयन अंदर जाएंगे सेल के बाहर आएंगे? अंदर जाएंगे, ठीक है। यानी इनफ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन। इनफ्लक्स, जब पोटाशियम आयन किसी सेल के अंदर जाएंगे या फिर गार्ड सेल के अंदर जाएंगे तो स्टोमेटा, इनफ्लक्स का मतलब अंदर जाना, तो स्टोमेटा क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं, ठीक है। स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? ओपन। तो ये आप लोगों का चैप्टर है बेटा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट कंप्लीट हो गया है। आज दोपहर में आप लोगों का टेस्ट भी है बायोटेक का और इकोसिस्टम का, तो सारे करना आराम से, ध्यान से। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय। ह्यूमिडिटी का बताओ बेटा, किसके ऊपर पूछना है? ट्रांसपीरेशन पे, ट्रांसपीरेशन पे, स्टोमेटा, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग पे ह्यूमिडिटी का तो देखो कोई इफेक्ट, वैसे बता दो, एक मिनट देखो क्या है, आप क्या पूछ रहे हो? स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग पे ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट होगा, ये पूछ रहे हो? रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन पे होता है बेटा, स्टोमेटा पे तो कोई नहीं होता। रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन है वो आप क्या बोलोगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी ह्यूमिडिटी के। यानी हम ये कहेंगे जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी ट्रांसपीरेशन उतना ही कम, ठीक है। जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी ट्रांसपीरेशन उतना ही कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो तो गार्ड सेल के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। किस पे डिपेंड करेगी? गार्ड सेल के ऊपर। ओके भाई, फिर कल हम करेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, ठीक है।